अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रोफेसर ज़ुहैब। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हमने लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया था जिसके अंदर हम नाइन्थ फिज़िक्स को चैप्टर वाइज हम टॉपिक वाइज स्टडी कर रहे थे। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने टॉपिक 4.7 तक सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक हमने जो है एंड किया था। आज हम उससे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर भी हम दो टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हम कपल एक टॉपिक है उसको कवर करेंगे और उसके बाद जो है इक्विलिब्रियम एंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इसको हम जो है इस लेक्चर के अंदर कवर अप करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है कपल। What is couple? When a driver turns a vehicle, he applies a force that produces a torque. एक ड्राइवर जब गाड़ी चला रहा है, जब वो अपनी व्हीकल को, अपनी गाड़ी को मोड़ता है, टर्न करता है, गाड़ी के स्टीयरिंग को यूज़ करते हुए जब उसको टर्न करता है, इस डायरेक्शन के अंदर टर्न करेगा या इसको इस डायरेक्शन के अंदर टर्न करेगा। ही अप्लाइज अ फोर्स, वो कोई फोर्स अप्लाई करेगा स्ट्रिंग के ऊपर, स्ट्रिंग के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करेगा तो ये जो है स्टीयरिंग जो है इसका जो है वो रोटेट होगा। ये रोटेट होगा तो हमारी गाड़ी की जो व्हीकल है उसके टायर जो है वो मूव होंगे और हमारी जो व्हीकल है, जो गाड़ी है, वो टर्न होगी। जब वो फोर्स अप्लाई करेगा तो क्या होती है, टॉर्क प्रोड्यूस होती है। दिस टॉर्क टर्न्स द स्टीयरिंग व्हील्स। उस टॉर्क की वजह से जो हमारी गाड़ी है उसके जो व्हील्स हैं वो क्या होते हैं, टर्न होते हैं। ये हमारे पास स्टीयरिंग है, इसके ऊपर उन्होंने फोर्स लगाई, फोर्स लगाने की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। उस टॉर्क की वजह से हमारी गाड़ी के जो व्हील्स हैं वो रोटेट हुए, वो टर्न हो गए। दीज फोर्सेस एक्ट एन अपोजिट साइड्स ऑफ द स्टीयरिंग वाइल एज शोन इन फिगर। ये जो फोर्सेस हैं ये अपोजिट साइड्स होती हैं, यानी कि हमारी जो स्टीयरिंग का जो व्हील है वो अपोजिट होती हैं। यानी कि अगर हम व्हील जो है अगर इस तरफ मोड़ते हैं, यानी कि अगर हम फोर्स इसकी इस तरफ लगाते हैं तो जो गाड़ी जो मोड़ रही होगी वो दूसरी तरफ मोड़ रही होती है। ठीक है, सो दीज फोर्सेस एक्ट ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द स्टीयरिंग व्हील एज शोन इन फिगर एंड आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। और ये मैग्नीट्यूड के अंदर इक्वल होती हैं, जो दोनों फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड की होती हैं, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। ये पुल की फोर्स है, इसकी डायरेक्शन देखें इस तरफ है, और पुश की फोर्स की डायरेक्शन जो इस तरफ है। अब दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम है, सेम फोर्सेस है, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। दीज फोर्सेस फॉर्म अ कपल। ये जो फोर्सेस हैं, ये जो दो अपोजिट फोर्सेस हैं, ये कपल जो है बनाती हैं। ठीक है, हमारे पास डिफाइन है कपल की। अ कपल इज फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। कपल किसकी वजह से बनता है, दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की वजह से बनता है। ये दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर है, एक इस डायरेक्शन के अंदर है। ये है तो पैरेलल लेकिन अनलाइक है, बिकॉज इनकी डायरेक्शन जो है अपोजिट है। ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट अलॉन्ग द सेम लाइन। ऐसी कोई दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जिनकी मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन वो सेम लाइन में ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, कपल। अ कपल आर्म स्पैनर इज यूज टू ओपन अ नट। ये आपके पास एग्जाम्पल है, ये हमने एक स्पैनर यूज किया हुआ है जो गाड़ी के व्हील का जो नट ओपन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अ डबल आर्म स्पैनर इज यूज टू ओपन अ नट। इक्वल फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड फेयर अप्लाइड ऑन द एंड्स ए एंड बी। दोनों दोनों जगह पे ये पॉइंट ए है, इस पे ऊपर और पॉइंट बी के ऊपर सेम फोर्सेस लगती हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होती है। इसको हम ऊपर की तरफ जोर लगा रहे होते हैं, इसको हम नीचे की तरफ जोर लगा रहे होते हैं, तभी तो जो हमारा जो स्पैनर है ये मुड़ेगा और नट ओपन होगा। ठीक है, अब ये देखिए दोनों के ऊपर फोर्सेस सेम है, सेम फोर्सेस हैं, जितनी फोर्स हम यहाँ पे लगा रहे हैं उतनी ही फोर्स यहाँ पे लग रही है, लेकिन फ़र्क क्या है, इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। ठीक है, इक्वल फोर्सेस ऑफ ईच मैग्नीट्यूड अप्लाइड ऑन द ए एंड द बी ऑफ द स्पिनर इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। दीज फोर्सेज फॉर्म अ कपल डेट टर्न्स द स्पैनर अबाउट द पॉइंट ओ। और ये जो दो फोर्सेज होती हैं, जो दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेज हैं, ये क्या करती हैं, एक कपल फॉर्म करती हैं जो स्पैनर को मोड़ती हैं अबाउट द ओ, अबाउट पॉइंट ओ तुम्हारा नट ओपन हो जाता है। द टॉर्क produced by the both the forces of a couple have the same direction।
जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है इन दोनों फोर्सेस की वजह से कपल का, वो सेम डायरेक्शन के अंदर होता है। ठीक है, जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो तो इसी डायरेक्शन के अंदर प्रोड्यूस होगा ना, जो कि उसने उस नट को ओपन करना है। दस द टोटल टॉर्क प्रोड्यूस बाय द कपल, तो हमारे पास जो टोटल टॉर्क है जो इस कपल की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना है? टोटल टॉर्क ऑफ द कपल क्या होगा? एक फोर्स होगी एफ, ठीक है, जो हमने यहाँ पे फोर्स लगाई है, ठीक है, क्रॉस ओ ए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसके ऊपर फोर्स लग रही है, ठीक है, जो कि ऊपर की तरफ है, प्लस इसको ऐड अप करेंगे जो नीचे की फोर्स है उसको, और मल्टीप्लाई करेंगे ओ बी, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ क्या है? ओ बी है। तो इसके अंदर हमारे पास एफ कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? ओ ए प्लस ओ बी, ठीक है। तो हमारे पास ओ ए प्लस ओ बी को अगर हम ऐड अप करें, ओ ए प्लस ओ बी, तो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक ए बी बन जाएगा, ठीक है, ए से बी तक। तो हमारे पास टॉर्क ऑफ द कपल कितना हो गया? एफ मल्टीप्लाई ए बी, ठीक है। इक्वेशन 4.a गिव्स द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द कपल ऑफ फोर्सेस एफ एंड द एफ द सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ए बी। ये जो इक्वेशन 4.8 हमने फाइंड की है, ये में क्या कर रही है? ये बेसिकली टॉर्क प्रोड्यूस्ड है बाय अ कपल, उस कपल की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, जो दो फोर्सेस की वजह से प्रोड्यूस हुआ था, एफ एंड एफ सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ए बी, जो कि ए और बी के डिस्टेंस के ऊपर फोर्सेस हैं। एक फोर्स पॉइंट ए के ऊपर है जो कि अपवर्ड फोर्स है, एक पॉइंट बी के ऊपर है जो कि डाउनवर्ड फोर्स है। द टॉर्क ऑफ अ कपल इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ वन, जो टॉर्क हमें गिवन है वो किस तरह गिवन है? टॉर्क ऑफ अ कपल इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ द वन ऑफ द टू फोर्सेस एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो टॉर्क हमारे पास किस तरह गिवन है? टॉर्क बेसिकली कपल ऑफ गिवन प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है? वन ऑफ द टू फोर्सेस, दोनों फोर्सेस का प्रोडक्ट है, ये दोनों फोर्सेस का प्रोडक्ट है, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, और ए और बी दोनों के दरमियान क्या है? एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है उस कपल की वजह से। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विलिब्रियम। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन टेल्स अस दैट अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्टेट लाइफ इफ नो रिजल्टेंट और नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ कहते हैं कि जो कोई भी बॉडी जो है वो अपनी स्टेट के अंदर कंटिन्यूस होती है। अगर वो रेस्ट के अंदर है तो वो रेस्ट के अंदर रहती है, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है किसी भी स्ट्रेट लाइन के अंदर तो वो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर रहती है, जब तक उसके ऊपर कोई रिजल्टेंट फोर्स या कोई नेट फोर्स एक्ट ना की जाए। फॉर एग्जाम्पल, अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल और अ पिक्चर हैंगिंग ऑन अ वॉल और दैट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई पिक्चर है जो दीवार के ऊपर लगी हुई है तो वो लगी रहेगी जब तक हम उसके ऊपर फोर्स लगा के उसको उतारेंगे नहीं, या कोई बुक है वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है तो वो टेबल के ऊपर पड़ी रहेगी जब तक हम उसको खुद से उठाएंगे नहीं फोर्स लगा के। यानी कि कोई भी चीज़ है वो अपनी स्टेट के अंदर तब तक रहेगी जब तक हम उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे। द वेटेड ऑफ द बुक एक्टिंग डाउनवर्ड इज बैलेंस्ड बाय द अपवर्ड रिएक्शन ऑफ द टेबल। जो बुक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, जो बुक का जो वेट है वो एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, और वो डाउनवर्ड जो वेट है वो बैलेंस हो गया है उसकी अपवर्ड रिएक्शन की वजह से जो कि टेबल ने उसके ऊपर लगाया हुआ है। कंसिडर लॉन्ग वुड ऑफ वेट। उसने कहा कि एक हम लकड़ी का टुकड़ा लेते हैं जिसका वेट W है, सपोर्टेड बाय द रोप्स, उसको जो है दो रस्सियों के जरिए हमने सपोर्ट किया हुआ है एज शोन इन फिगर, ये आप देख सकते हैं। Here the weight W is balanced by the forces F1 and the F2 pulling the log upward। अब यहाँ पे जो उस लकड़ी का जो वेट है ये दो फोर्सेस की वजह से बैलेंस है, F1 और F2 की वजह से, ठीक है। अब एक F1 है एक F2 है, F2 के ऊपर हमारे पास जो रोप है जो लंबी है, F1 के ऊपर हमारे पास थोड़ी छोटी रोप है, इस वजह से ये लकड़ी जो है एक पॉइंट पे नीचे की तरफ झुकी हुई है। इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन देम इज जीरो। अगर हम ऑब्जेक्ट्स की बात करें जो मूव और कर रहे होते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो उनके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स होती है वो जीरो होती है। अ कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑन अ लेवल्ड रोड on an aeroplane flying in the air with a uniform velocity are the example of the bodies in equilibrium। अगर गाड़ी है वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो उसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो जीरो होगी, बिकॉज एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती चली जा रही है एक लेवल्ड रोड के ऊपर। या हम एरोप्लेन की बात करें जो फ्लाई कर रहा है आसमान के ऊपर, वो एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो वो जो बॉडीज होंगी वो इक्विलिब्रियम बॉडीज़ के अंदर है, वो एज अ इक्विलिब्रियम बॉडी के तौर पे एक्ट कर रही हैं बिकॉज दे आर मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर है? तो अगर हम डेफिनेशन को स्टडी करें इक्विलिब्रियम की, अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। कोई भी ऐसी बॉडी जब जिसके ऊपर कोई भी नेट फोर्स एक्ट ना कर रही हो तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम के अंदर होती है। अगर हमारे पास कार है
वो एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, उसके ऊपर कोई भी रिजल्टेंट फोर्स, कोई भी नेट फोर्स नहीं अप्लाई हो रही, नहीं लग रही, तो वो यूनिफॉर्म के अंदर है। ठीक है, तो बुक हमारे पास टेबल के अंदर पड़ी थी, उसके ऊपर कोई नेट फोर्स अगर अप्लाई नहीं हो रही तो द बुक इज इन इक्विलिब्रियम। सो अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम if no net force act on it. A body in equilibrium thus remains at rest or moves with the uniform velocity. एक कोई भी बॉडी जो अगर इक्विलिब्रियम के अंदर होती है तो अगर वो रेस्ट के अंदर थी तो वो रेस्ट के अंदर रहती है, और अगर वो मूव कर रही थी तो वो मूव करती रहती है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब हमारे पास कंडीशंस हैं कुछ इक्विलिब्रियम की, दो कंडीशंस हैं, फर्स्ट एंड टू कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। In the above example, we see that body at rest or in a uniform motion is in equilibrium if the resulting force acting on it is zero. ऊपर हमने एग्जाम्पल से देखा कि अगर कोई भी बॉडी है, अगर वो रेस्ट के अंदर है तो वो रेस्ट के अंदर रहती है, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है तो वो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर रहती है। तो ऐसी बॉडीज़ को हम कहते हैं वो इक्विलिब्रियम के अंदर है, अगर उसके ऊपर कोई रिजल्टेंट फोर्स एक्ट ना कर रही हो। फॉर अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम, कोई भी बॉडी जो कि इक्विलिब्रियम के अंदर है, इट मस्ट सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशंस। कोई भी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम के अंदर है तो वो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। देर आर टू कंडीशंस फॉर अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम। हमारे पास अगर किसी भी बॉडी का इक्विलिब्रियम के अंदर रहने के लिए दो कंडीशंस हैं। वो कौन कौन सी कंडीशन है जिनको हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, अ बॉडी इज सेड टू बी सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। कोई भी बॉडी है इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्ट ऑन इट जीरो। कोई भी बॉडी है हम उसको कह सकते हैं कि वो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, अगर जितनी भी फोर्सेस उसके ऊपर लग रही हैं उसका जो रिजल्टेंट फोर्स है अगर वो ज़ीरो हो जाए तो हम कहते हैं कि हमारी जो बॉडी है ये इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। लेट n नंबर ऑफ फोर्सेस, फॉर एग्जांपल हमारे पास n नंबर ऑफ फोर्सेस है, F1 है, F2, F3 एंड सो ऑन Fn है, आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, वो किसी एक बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हैं। ठीक है, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस सो ऑन Fn इज इक्वल टू, अगर वो इज इक्वल टू ज़ीरो है, या उसको हम समीशन F लिख सकते हैं। जब भी कोई फोर्सेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उसको समीशन के जरिए लिख सकते हैं। तो समीशन F इज इक्वल टू ज़ीरो। द सिंबल समीशन इज अ ग्रीक लेटर कॉल्ड सिग्मा यूज्ड फॉर द समेशन। इक्वेशन 4.9 इज कॉल्ड द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, कि अगर हमारे पास जो बॉडी है उस बॉडी के ऊपर अप्लाई होने वाले जितनी भी फोर्सेस हैं उनका जो रिजल्टेंट हो वो इक्वल टू ज़ीरो हो, तो हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर जो फर्स्ट कंडीशन है इक्विलिब्रियम की वो सेटिस्फाई हो रही है। द फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम कैन आल्सो बी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ एक्स। हम इसको इन टर्म्स ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं एंड वाई कंपोनेंट्स भी लिख सकते हैं ऑफ द फोर्सेस। अगर एक्स कंपोनेंट के ऊपर फोर्स है तो हम एफ एक्स कह सकते हैं, अगर एफ वाई है तो हम उसको एफ वाई कह लेंगे अगर वाई कंपोनेंट के ऊपर है। अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल और अ पिक्चर हैंगिंग ऑन अ वॉल और एट रेस्ट एंड दस सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। कोई बुक है वो टेबल ऊपर पड़ी हुई है, पिक्चर है जो दीवार के ऊपर पड़ी हुई है, वो रेस्ट के अंदर है, वो सेटिस्फाई करती हैं फर्स्ट कंडीशन को, तो वो इक्विलिब्रियम के अंदर है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है, आपने सॉल्व कर लेनी है। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ। सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम डज नॉट इंश्योर दैट अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। कहते हैं अगर हमारे पास फर्स्ट कंडीशन जो है इक्विलिब्रियम की, अगर वो इंश्योर नहीं कर पा रही कि बॉडी जो है इक्विलिब्रियम के अंदर है, दिस इज क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल। कंसीडर अ बॉडी पुल्ड बाय द फोर्सेस F1 एंड F2। हमारे पास एक बॉडी है जिसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक F1 है इस डायरेक्शन के अंदर, एक F2 है जो कि इस डायरेक्शन के अंदर है। द टू फोर्सेज आर इक्वल बट अपोजिट टू ईच अदर। दोनों फोर्सेज एक दूसरे के इक्वल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, क्योंकि एक फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर है, दूसरी फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर है। बोथ आर एक्टिंग अलॉन्ग द सेम लाइन, दोनों एक सेम लाइन के ऊपर एक्ट कर रही हैं। हेयर हिंस देयर रिजल्टेंट विल बी जीरो। इनको ऊपर इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। नाउ शिफ्ट द लोकेशन ऑफ द फोर्सेज। अगर हम फोर्सेज की लोकेशन को शिफ्ट कर देते हैं, पहले हमारे पास दोनों फोर्सेज एक सेम डायरेक्शन सेम लाइन के अंदर थी, अब हमारे पास एक फोर्स हमारे पास F2 इस तरह इस पॉइंट पे लग रही है, दूसरी फोर्स हमारे पास F1 इस तरह लग रही है। अब क्या होगा, इन दिस सिचुएशन द बॉडी इज नॉट इन द इक्विलिब्रियम। अब बॉडी हमारे पास इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं होगी। आल्थो द फर्स्ट कंडीशन ऑफ फॉर द इक्विलिब्रियम इज स्टिल सेटिस्फाइड, वो सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, इट इज़ बिकॉज द बॉडी हैज़ द टेंडेंसी टू रोटेट। अब बॉडी के ऊपर टेंडेंसी है रोटेट करने की, क्योंकि ये फोर्स है, ये फोर्स बॉडी को इस तरह मूव करवाएगी क्योंकि ये फोर्स इस तरफ है, तो ये बॉडी एक सर्कल के अंदर रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगी।
So it is because the body has the tendency to rotate. This situation demands another condition for equilibrium in addition to the first condition for equilibrium. So this is called the second condition for the equilibrium. According to this, a body satisfies second condition equilibrium when the resultant torque acting on it is zero. तो कोई भी अगर बॉडी हम कहें कि वो सेकंड जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो सेटिस्फाई करती है, तो वो कब सेटिस्फाई करेगी? जब उस बॉडी के ऊपर जो टॉर्क एक्ट हो रहा होगा, जो रिजल्टेंट टॉर्क होगा वो इक्वल टू ज़ीरो होगा, ठीक है, तब हम कहेंगे कि हमारी जो बॉडी है वो सेकंड इक्विलिब्रियम कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो अगर हमारे फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्सेस थी जो बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही थी वो इक्वल टू होना ज़ीरो होती हैं, तब कंडीशन सेटिस्फाई होती है। और सेकंड हमारे पास कंडीशन ये है कि हमारे पास जो बॉडी के ऊपर जो टॉर्क एक्ट हो रहा है, जो रिजल्टेंट टॉर्क हो वो इक्वल टू ज़ीरो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने कपल और इक्विलिब्रियम एंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को स्टडी किया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर आपके में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।